ऑलराइट गाइस, एक बार फिर से आप सभी का आज के इस लेक्चर में स्वागत है। ये अपना पार्ट थर्ड रहेगा। ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी हम पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हमने कुछ स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में बात की थी। एक क्वेश्चन करवाना वहाँ पे रह गया था जो कि आज मैं अभी करवाऊंगा और फिर नेक्स्ट अपना टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। वो क्वेश्चन बेसिकली ये था कि आपके नंबर ऑफ लाइन्स कितनी होगी NH2 मॉलिक्यूल के लिए और इंटेंसिटी कितनी होगी अगर वहाँ पे हाइपरफाइन स्प्लिटिंग फॉर द नाइट्रोजन 20 मिली टेस्ला दिया गया है और हाइड्रोजन के लिए आपके जो है 10 मिली टेस्ला दिया गया है, राइट। तो चलिए इस क्वेश्चन को फटाफट से करते हैं और फिर अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आपको जो दिया गया डाटा है, जो आपका गिवन डाटा है, वो बेसिकली ये है कि आपके पास में नंबर ऑफ हाइपरफाइन स्प्लिटिंग कांस्टेंट दिया हुआ नाइट्रोजन के लिए तो 20 मिली टेस्ला और ये हाइड्रोजन के लिए दिया गया है 10 मिली टेस्ला, ठीक है। और पूछा गया है नंबर ऑफ लाइंस, ठीक है। और क्या पूछा गया है? इंटेंसिटी पूछी गई है और नंबर ऑफ लाइंस पूछा गया है। और यहाँ पे जो मॉलिक्यूल दिया गया है वो आपका है NH2 रेडिकल, जहाँ पे रेडिकल नाइट्रोजन के ऊपर है, ठीक है। तो अब आप देखिए ज़रा, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका स्प्लिटिंग कराएंगे, ठीक है। आई मीन नंबर ऑफ लाइंस फाइंड करते हैं। नंबर ऑफ लाइंस बराबर क्या हो जाएगा? 2N1I1 + 1, ठीक है। ये किसके लिए होगा? नाइट्रोजन के लिए। हाइड्रोजन के लिए क्या हो जाएगा? 2N2I2 + 1, ये हाइड्रोजन के लिए हो जाएगा। देखो ज़रा, N कितने हैं? 1, I 1 होता है 1, हाइड्रोजन कितने हैं? 2, और I के लिए कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन के लिए 1/2 और +1, ठीक है। यहाँ से मुझे कितना मिल जाएगा? 3, और यहाँ से मिल जाएगा 3। कितने लाइन्स आ गए? 9 लाइन्स आ गए, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में ये इसका राइट आंसर नहीं है, राइट। क्यों? क्योंकि अब आप देखो ज़रा, जब मैं इसका स्पेक डायग्राम बनाता हूँ, राइट, जब आपका लाइन्स स्प्लिटिंग कराता हूँ, तब आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि अगर वहाँ पे हाइपरफाइन स्प्लिटिंग कांस्टेंट का अगर डाटा ये है तो वहाँ पे 9 लाइन्स नहीं मिलेगी, राइट। कैसे समझते हैं इसको? सबसे पहले स्प्लिटिंग होगी ड्यू टू नाइट्रोजन, क्योंकि यहाँ ये जो फ्री रेडिकल है वो नाइट्रोजन के ऊपर है। नाइट्रोजन स्प्लिट करा रहा है 3 में, ठीक है, और फिर हाइड्रोजन वापस कराएगा इसको 3 में, ठीक है। हाइड्रोजन भी 3 स्प्लिटिंग करा रहा है, तो इस तरह से ये लीजिए, तो इसने ये 3 स्प्लिटिंग करा दी, ठीक है। अब आप देखो ज़रा, यहाँ बोला गया कि ये ऊपर वाला पोर्शन जो स्प्लिटिंग हुई है वो किसके लिए? नाइट्रोजन के लिए। तो ये बोला गया कि 20 इसका हाइपरफाइन स्प्लिटिंग कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे भी कितना होगा? ये 20 होगा। अब हाइड्रोजन के लिए दिया गया 10, मतलब ये कितना है? 10, और ये भी कितना है? 10, 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 ये भी कितना है? 10 है। अब आप देखो, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या? ये 10 है, ये 10 है और ये पूरा 20 है, तो ये गैप वाला पोर्शन कहाँ गया, राइट। इस तरह से, मतलब मैं कहने का मतलब ये है, आप सभी को पता ही ये पिछला कंसेप्ट ही है। तो ये दोनों लाइन जो है वो एक दूसरे में क्या हो जाएगी? मर्ज हो जाएगी। ये दोनों लाइन भी एक दूसरे में क्या हो जाएगी? मर्ज हो जाएगी। और फाइनल आपका जो आपका स्पाइक डायग्राम मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा। ये यहाँ पे सेम होगा, ये लाइन भी ऐसी आ जाएगी, लेकिन ये लाइन मर्ज हो जाएगी और ये लाइन भी सेम ऐसी रहेगी। ये लाइन मर्ज हो जाएगी, ये लाइन भी ऐसी रहेगी और ये लाइन, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से होगा। तो आपको नंबर ऑफ लाइंस कितनी मिल गई? 1 2 3 4 5 6 और 7। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ कि नंबर ऑफ लाइंस जो है वो कितनी है? 7 लाइंस मिल गई है, क्योंकि यहाँ पे 2 लाइंस जो है वो क्या हो गई है? मर्ज हो गई है, इसलिए 2 माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। इंटेंसिटी के बारे में बात करते हैं। तो देखो ज़रा, इंटेंसिटी अगर मैं नाइट्रोजन के बारे में बात करता हूँ तो नाइट्रोजन के लिए I का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। मतलब ये मतलब ये क्या है? आपका नॉन पास्कल ट्रायंगल है, और नॉन पास्कल ट्रायंगल है इसलिए यहाँ पे जो क्या कहते हैं उसको, n का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1 है, ठीक है। अब जो n का वैल्यू 1 है तो नॉन पास्कल ट्रायंगल हो या पास्कल ट्रायंगल हो, सबके लिए इंटेंसिटी क्या रहती है? 1:1 रहती है, राइट। फिर हम हाइड्रोजन के बारे में बात करते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे दिए हुए n बराबर 2 दिया हुआ है, और हाइड्रोजन के लिए I का वैल्यू क्या होता है? हाफ होता है। जो हाफ है मतलब पास्कल ट्रायंगल है, और n बराबर 2 है। अगर 1 होता है तो 1:1 होता, 2 है इसलिए 1:1 हो जाएगा, ठीक है। तो 1:1, फिर वापस 1:1, इस तरह से 1:1, 1:1 क्या हो जाएगा? आपस में 2 हो जाएगा। तो फाइनल इंटेंसिटी मुझे मिल जाएगा 1 2 2 2 2 और 1। ये है आपका आ गया इंटेंसिटी रेशियो, और ये आपकी आ जाएगी लाइंस, राइट। आई होप से ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, राइट। अब हम नेक्स्ट अपने टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं कि आज हमारा जो नेक्स्ट ESR के पार्ट में जो पढ़ने वाले थे, राइट, कि आपके ट्रांजिशंस मेटल के साथ में ESR कैसे बिहेव करता है, कैसे इसमें नंबर ऑफ लाइंस आपको देखने को मिलती है, ठीक है। अब देखो ज़रा,
आपको सबको पता है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं उसमें आपके अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स है वो एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है, राइट। तो दोनों के लिए स्पेक्ट्रल लाइन अलग अलग वे में आपको एविडेट करनी होगी, राइट। तो हम बात करते हैं कि यहाँ पे तो सबसे पहली बात तो यही है कि उनके पास में अनपेयर इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। जब अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे तभी वो ESR एक्टिव न्यूक्लियाई होंगे, अदरवाइज तो वो ESR इनएक्टिव होंगे। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन तो होंगे, लेकिन अगर मान लो नंबर ऑफ, मैं पहला पॉइंट लेता हूँ, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1। अगर आपके अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, 1 है, तब इसमें अलग तरीके से आपको स्पेक्ट्रल लाइन फाइंड आउट करनी होगी। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपने टाइटेनियम देखा होगा, ठीक है, क्या होता है 4s2 3d 2, ठीक है। तो इस तरह से इसको मैं लगा देता हूँ +3, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 0 और ये आपका मिल जाएगा यहाँ पे 1 मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं कॉपर के बारे में, कॉपर ले लो, कॉपर प्लस कॉपर में क्या होता है 4s1 3d 10। तो या तो आप कॉपर +2 कर दो ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए ना, कॉपर +2 कर दो, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 0 और यहाँ पे आपका हो जाएगा 9, ठीक है। मतलब आपको 3d 9 मिल जाएगा। आपके d ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। इस तरह से ये मैंने 2 एग्जांपल लिखे जिसमें आपके नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन है एक होता हो। अगर मान लो एक और पॉइंट लेते हैं जिसमें आपके क्या हो कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके क्या होते हो, मोर देन 2 होते हो, या आई मीन मोर देन 1 कह दो, मोर देन 1 कह दो, ठीक है। मोर देन 1 कह दो मतलब एक से ज़्यादा होते हो, 2 3 4 5 इस तरह से होते हो, तब उसमें क्या होगा, राइट। तो यहाँ पे 2 केस है कि भाई एक तो जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन 1 के बराबर हो, और इस एक आपका है जिसमें आपके अनपेयर इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 के बराबर हो, ठीक है। जैसे इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करो, जैसे टाइटेनियम को ही ले लो, टाइटेनियम जो है वो क्या है, यहाँ पे +3 करने पे 1 बच रहा था तो +2 कर दो, ठीक है। एक और ले लो क्रोमियम, क्रोमियम क्या होता है 4s1 3d 5, ठीक है। क्रोमियम +3 ले लो, ये लो +3, ठीक है, या +2 ले लो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये 0 यहाँ पे हो जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें आपके हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो हाँ मोर देन 1 है, ठीक है। जब ऐसा केस होता है तो इसमें एक अलग टाइप की आपके डीजेनरेसी होती है जिसको हम बोलते हैं क्रैमर्स, क्रैमर्स डीजेनरेसी, ठीक है। और इसके साथ साथ में आपको क्रैमर्स पेयर्स भी देखने को मिलते हैं, क्रैमर्स पेयर्स भी देखने को मिलते हैं, राइट। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब हम ट्रांजिशंस एलिमेंट के लिए ESR स्पेक्ट्रा देखते हैं तो वो 2 टाइप से मिलता है, जिसके पास में एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो, एक तो वो वाले कैटेगरी मतलब वो वाले उस अलग कैटेगरी में रहेंगे, और एक वो जिसमें आपके एक से ज़्यादा आपके इलेक्ट्रॉन होते हो, राइट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहला पॉइंट वाला जिसमें आपके नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो, 1 हो, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैं लिखता हूँ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स हैविंग ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। कोई ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स है जिसके पास में केवल मात्र 1 इलेक्ट्रॉन है, तो उसका किस प्रकार से स्पेक्ट्रा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब चलिए इसमें बात करते हैं। तो सबसे पहला अलग अलग मैं यहाँ पे अलग अलग केस लूँगा, केस स्टडी करेंगे अपन। सपोज करो यहाँ पे मैं एक कंडीशन लेता हूँ या केस लेता हूँ, केस फर्स्ट लेते हैं कि व्हेन मेटल आपका, जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मान लो आपका जो मेटल है और आपका जो लिगेंड होगा, अगर दोनों इनएक्टिव है तब क्या होगा, व्हेन मेटल एंड लिगेंड बोथ आर इनएक्टिव। अगर दोनों इनएक्टिव हुए
तो क्या होगा? देखो, अगर दोनों इनएक्टिव होते हैं तो कोई फर्दर स्प्लिटिंग नहीं होगी, राइट। अब देखो कैसे नहीं होगी, मैं थोड़ा और इसको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। क्योंकि अपने पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? एक इलेक्ट्रॉन है। तो इसका अगर स्पिन में निकालता हूँ, इसका स्पिन निकालता हूँ तो वो क्या आ जाएगा? 1/2 मल्टीप्लाई 1 इलेक्ट्रॉन, तो कितना आ जाएगा? हाफ आ जाएगा, ठीक है। इसके अगर मैं निकालता हूँ डीजनरेट लेवल निकालता हूँ, लेवल्स निकालता हूं तो वो कितने आ जाएंगे? 2s+1। चूंकि यहाँ पे s का वैल्यू कितना है? 1/2 + 1, तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे? 2 लेवल्स आ जाएंगे। अब 2 लेवल्स कौन कौन से? मैंने आपको कैलकुलेट करना सिखाया था। 2 लेवल्स मतलब ये जो हाफ है ना, उसको हम जो भी यहाँ पे आपका स्पिन आता है उसको एक में से माइनस करेंगे, तब तक करते रहेंगे जब तक कि आपका सेम स्पिन वैल्यू और अपोजिट साइन के साथ में ना आ जाए। तो एक तो हो जाएगा हाफ, इसको जब -1 से करेंगे तो ये आ जाएगा -हाफ। तो यही है आपके एक्चुअली डीजनरेट लेवल या सेम एनर्जी वाले लेवल। 2 लेवल आपके ये है, राइट। तो देखो जरा, ये मैंने बना दिए 2 लेवल, ठीक है। इसका जो स्पिन है वो क्या है? ±1/2, ठीक है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है? 0। ये चीज़ें पहले भी मैंने पढ़ाई है वैसे, ठीक है। अब यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा? स्प्लिटिंग हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया गया है, ≠0, ठीक है। स्प्लिट हो जाएगा। यहाँ पे ms बराबर क्या आ जाएगा? +हाफ आ जाएगा। यहाँ पे ms बराबर क्या हो जाएगा? -हाफ आ जाएगा, राइट। लेकिन यहाँ पे फर्दर कोई स्प्लिटिंग नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे जो मेटल है और जो आपका लिगेंड है, दोनों क्या है? आपके इनएक्टिव है। तो यहाँ पे मुझे केवल मात्र एक लाइन देखने को मिलेगी, एक लाइन देखने को मिलेगी। ध्यान रखना, ये पहले भी पढ़े हुई चीज़ है। जब आपका कोई ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस है जिसमें मेटल और लिगेंड दोनों अगर आपके इनएक्टिव हैं तो वहाँ पे स्प्लिटिंग तो होगी, लेकिन वहाँ पे ओनली एक लाइन होगी। इनकी वजह से और फर्दर स्प्लिटिंग नहीं होगी, और वो आपको लाइन यहाँ पे ये देखने को मिल जाएगी। सिलेक्शन रूल आपको पता ही है, डेल्टा ms = ±1, कुछ इस तरह से हो जाएगा, राइट। आई होप सो ये बहुत सिंपल था, आपको समझ में आ गया होगा, राइट। अब हम केस सेकंड लेते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे? मेटल को करेंगे एक्टिव, ठीक है। मेटल को करेंगे एक्टिव और लिगेंड को रखेंगे इनएक्टिव, ठीक है। स्टार्ट करते चलो। अब लेते हैं हम केस सेकंड। when metal is active but ligand inactive, राइट। तो अभी हमारा जो केस है उसमें क्या है? आपका जो मेटल है वो तो आपका एक्टिव है, लेकिन आपका जो लिगेंड है वो क्या है? आपका इनएक्टिव है, ठीक है। अब देखो, जब आपका मेटल एक्टिव है मतलब इसका जो स्पिन है वो 0 के बराबर नहीं होगा। लेकिन अगर आपका मैं लिगेंड के बारे में बात करूँ तो इसका स्पिन क्या होगा? 0 के बराबर होगा। तो इसकी वजह से आपका, मैं अगर बात करूँ इसकी वजह से क्या स्प्लिटिंग होगी क्या? तो इसकी वजह से स्प्लिटिंग आपके होगी, ठीक है। स्प्लिटिंग अकर, लेकिन इसकी वजह से आपका स्प्लिटिंग जो है, इसकी वजह से स्प्लिटिंग आपकी नहीं होगी, जबकि इसकी वजह से स्प्लिटिंग होगी, राइट। अब देखते जरा किस तरह से आपको यहाँ पे लाइंस मिलेंगे। एक एग्जांपल के तो समझते हैं। जैसे मान लो अपने पास में अभी भी इलेक्ट्रॉन तो एक ही है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एक ही है तो वो सारा डाटा वही रहेगा। इलेक्ट्रॉन आपका एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो तो एक है। स्पिन क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। जनरेट लेवल्स जो है वो आपके कितने हो जाएंगे? 2 होंगे। एक तो +हाफ और एक आपका क्या है? -हाफ, ठीक है, राइट। अब आप बात ये आती है कि यहाँ पे मेटल का जो आई है वो यहाँ पे डिपेंडेंट रहेगा कि मेटल का आई का वैल्यू क्या है, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे स्प्लिटिंग नंबर ऑफ लाइन जो है वो डिपेंडेंट रहेगी। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लिया टाइटेनियम का। जैसे मान लो टाइटेनियम लेता हूँ और मान लो इसके साथ में कोई लिगेंड ले लिए, नंबर ऑफ लिगेंड जैसे n, मान लो n लिगेंड ले लिए, इसके ऊपर लगा दिया 3+, ठीक है। तो चूंकि टाइटेनियम 3+ में है, ठीक है, तो इस तरह से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आप 3+ मानो, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर 3+ मानो। इस तरह से आपके जो डी में इलेक्ट्रॉन की संख्या, अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या वो 1 हो जाएगी। इस तरह से ये आपका 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन वाले कैटेगरी में आ जाएगा। तो इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स है। अब सबको पता है टाइटेनियम का जो आपका
स्पिन होता है वो कितना होता है 3/2 होता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस के देखता हूँ, नंबर ऑफ लाइंस देखता हूँ तो वो क्या हो जाएगा 2n1i1 प्लस 1। अब चूंकि यहाँ पे तो लिगैंड इनएक्टिव है तो 1 लगाओ नहीं लगाओ कोई इशू नहीं है। ये किसके लिए है? टाइटेनियम के लिए है। 2 × 1 और टाइटेनियम के लिए होता है 3/2 प्लस 1। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल कर दो, कितना आ जाएगा 4 लाइंस। कितने मिल जाएगी आपको? 4 लाइंस मिलेगी। मतलब आप ध्यान रखना ये जो 4 लाइंस है वो कौन सी लाइंस है वो मैं आपको बताता हूं कि जो अभी मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया था स्टार्टिंग में कि 2D जनरेट लेवल लेकर के उसको स्प्लिट करवाया था 2 अलग में, और वो जो आपके थे जिसका स्पिन प्लस हाफ था माइनस हाफ था वो फर्दर आपके 4 आपके मतलब वो फर्दर स्प्लिट होकर के वहां पे आपको टोटल लाइन जो है वहां पे 4 लाइन देखने को मिलेगी, जबकि पहले वाले केस में आपको सिंगल 1 लाइन आपको देखने को मिल रही थी। राइट, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरी बात यहाँ पे अगर इंटेंसिटी पूछे तो देखो इंटेंसिटी के लिए आपको क्या क्या पॉइंट ध्यान में रखने होंगे। इंटेंसिटी के लिए आपको ध्यान में रखना होगा कि उसका एन का वैल्यू क्या है और वो पास्कल है या नॉन पास्कल है। चलो पता करो इसका एन का वैल्यू क्या है, 1 है। अगर एन का वैल्यू 1 है चाहे वो पास्कल हो या नॉन पास्कल हो, हमेशा इंटेंसिटी 1:1:1 में ही रहेगी। 4 लाइन है इसलिए यहाँ पे इंटेंसिटी मैं लिखता हूँ 1:1:1:1। तो ये इसकी क्या हो जाएगी? इसकी हो जाएगी इंटेंसिटी। बोलो ये केस आपको पूरा समझ में आ गया? बहुत ही सिंपल है, कोई टफ टास्क नहीं है इसको समझने के लिए। ठीक है, अब आगे बढ़े। चलिए अब हम इसका उल्टा कर लेते हैं कि आपका मेटल तो हो इनएक्टिव, ठीक है, मेटल तो हो इनएक्टिव और लिगेंड हो एक्टिव। ठीक है, मेटल तो हो इनएक्टिव। तीसरा केस लेते हैं। तीसरा केस लेते हैं, केस नंबर 3, व्हेन मेटल is inactive and ligand is active। मतलब वही बात हो गई कि यहाँ पे Im का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे 0 तो यहाँ पे स्प्लिटिंग क्या होगी? क्या यहाँ पे स्प्लिटिंग नहीं होगी। यहाँ पे IL का वैल्यू क्या होगा? 0 के बराबर नहीं होगा, कुछ ना कुछ होगा। तो क्या यहाँ पे स्प्लिटिंग होगी क्या? हाँ बिल्कुल, इसकी वजह से आगे फर्दर स्प्लिटिंग हो सकती है। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं। लीजिए कोई सेंट्रल एटम मान लो M है जो कि इनएक्टिव है, ठीक है, और ये मान लो कोई लिगेंड है जिसका I वैल्यू मान लो कोई हाफ है, ठीक है ना, ये मान लो कुछ 4 है। इस तरह से ये लो, मैंने एक कॉम्प्लेक्स ले लिया, ठीक है, इस तरह से कुछ कॉम्प्लेक्स ले लिया। अब आप देखो जरा इसमें अगर मैं निकालता हूं नंबर ऑफ लाइंस तो वो क्या आ जाएगा 2n i + 1। किसके लिए है? लिगेंड के लिए है। ठीक है, मान लो लिगेंड का I का वैल्यू हाफ है, कोई भी आप मान सकते हो, हाफ है मान लो, मैंने माना, तो क्या आ जाएगा 1/2 + 1। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। आपको क्या एक सेकेंड, मैंने n1 क्यों पुट किया? n तो 4 होगा ना, n4 होगा। ठीक है, ये जो n4 है ना, नंबर ऑफ लिगेंड्स 4 है ना, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। क्या मिल जाएगा यहाँ पे? आपको 5 लाइंस देखने को मिलेगी ड्यू टू लिगेंड, क्योंकि यहाँ पे लिगेंड जो है उसकी वजह से यहाँ पे आपको स्प्लिटिंग देखने को मिलेगी। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात आती है, बताइए ये जो 5 आपको लाइंस मिली है क्या इसकी इंटेंसिटी क्या 1:1:1 में होगी? तो इसका आंसर है नहीं। अब देखो यहाँ से आपको और भी अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होगा इंटेंसिटी का। ठीक है, सबसे पहले हम चेक करेंगे पास्कल या नॉन पास्कल। तो देखो यहाँ पे I का वैल्यू आपका क्या है? पास्कल के कैटेगरी में जाएगा ये, क्योंकि I का वैल्यू हाफ मैंने लिया है। दूसरी चीज, क्या n का वैल्यू 1 है? तो इसका आंसर है नहीं। n का वैल्यू क्या है? 4 है। तो जब 4 है तो मतलब 1:1:1 नहीं होगा। अगर n का वैल्यू 1 होता पास्कल में तो आपको सीधा मिलता 1:1। n का वैल्यू क्या हो गया 2, तो आपको मिलता 1:2:1, क्योंकि इसके आगे लगता 0 0 और 2 2 को अपन ऐड करते हैं। n का वैल्यू 3 होता तो इसके आगे लगता 0 0 और यहाँ पे ऐड करते, इनको ऐड करते 1, इनको ऐड करते 3, इनको ऐड करते 3, इनको ऐड करते 1। n का वैल्यू अगर 4 होता, ठीक है, इसके आगे लगता है 1 0 1 0, इनको ऐड करते 1, इनको ऐड करते 4, इनको ऐड करते 6, इनको ऐड करते 4 और इनको ऐड करते 1। अगर n का वैल्यू 5 यहाँ पे अपने है तो इसके आगे लगता 0 0, इसको ऐड करते 1, इसको ऐड करो 5,
स्क्वायर करो 10, स्क्वायर करो 10, स्क्वायर करो 5, स्क्वायर करो 1। तो ये आपको इंटेंसिटी रेशियो यहाँ पे 5 लाइन के यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये वो वाला केस है जब आपका मेटल तो है इनएक्टिव, मेटल की वजह से कोई स्प्लिटिंग नहीं होगा, जबकि लिगेंड की वजह से स्प्लिटिंग होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अपना लास्ट केस जब आपका मेटल और आपका लिगेंड दोनों जो है वो क्या है आपके, अगर दोनों आपके एक्टिव है तब किस प्रकार से स्प्लिटिंग होगी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अपना लास्ट केस 4 केस, ये तब वाली बात है जब ओनली आपके पास में क्या हो, वन अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, यहाँ पे आपके क्रेमर्स डिजनरेसी जो है टर्म इंट्रोड्यूस नहीं होगी। केस लेते हैं 4 कि व्हेन मेटल एंड लिगेंड बोथ आर एक्टिव न्यूक्लियस। अगर एक्टिव है तब क्या होगा। ठीक है, मतलब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। देखो वैसे इसका मतलब आई एम का वैल्यू क्या है, 0 के बराबर नहीं होगा, और आई एल का वैल्यू भी 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, दोनों की वजह से स्प्लिटिंग होगा। ठीक है, दोनों की वजह से यहाँ पे स्प्लिटिंग के बारे में बात करूं तो इसकी वजह से भी स्प्लिटिंग होगी और इसकी वजह से भी स्प्लिटिंग होगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं। सोचो आपके पास कोई एम है और लिगेंड ले लो। ठीक है, कोई एन की वैल्यू, ये काम करते हैं, इसमें एग्जांपल ही ले लेते हैं ना। इसमें आपके एक एग्जांपल ही ले लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लो एक एग्जांपल लेता हूं मैं, CuNH3 का होल 4 ये ले लिया। ठीक है, और यहां लगा दो +2, ये लो। तो Cu+2 मतलब 3d9 एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, और ये अमोनिया मैंने लिया है एज अ लिगेंड, दोनों एक्टिव न्यूक्लियाई है। ठीक है, अब देखो इसका कैसे नंबर ऑफ लाइंस निकालेंगे। तो इसकी जो मैं अगर लिखता हूं यहां पे, नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2n1i1 + 1 मल्टीप्लाई 2n2i2 + 1। ये किसके लिए है, कॉपर के लिए, और ये किसके लिए है, अमोनिया के लिए। ठीक है, एक तो मैंने लिया है कॉपर के लिए और एक मैंने लिया है अमोनिया के लिए। अब देखो जरा, कॉपर जो है, कॉपर का स्पिन कितना होता है, 3/2। तो 2 × 1 × 3/2 + 1, इसका क्या हो जाएगा, 2 × 4 है, 1 + 1। ठीक है, ये कॉपर के लिए, अमोनिया के लिए। 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा, 4 × 8 + 1 9, कितनी आ गई, 36 लाइन्स आ गई। कितनी लाइन्स आ गई आपके, 36 लाइन्स आ गई, मतलब 36 लाइन्स आ गई। अब अगर आपको वैसे इसकी तो कोई इंटेंसिटी नहीं पूछेगा, लेकिन अगर इसकी इंटेंसिटी आपको अगर पूछता है तो वैसे तो इसमें दोनों आपके एक्टिव न्यूक्लियर इंटेंसिटी वैसे कोई रेशियो आपका नहीं पूछेगा, 36 लाइन बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से मैंने आपको अलग अलग, जब आपके एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो वहां पे क्या केस होगा वो मैंने आपको थोड़ा बता दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मान लो कोई कभी कभार क्या होता है कि कुछ जो है मैग्नेटिक एक्टिव न्यूक्लियर होते हैं, उनके साथ वाले हाइड्रोजन का स्पिन काउंट नहीं करते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं, जिसमें आपको एक रूल पढ़ने को मिलेगा जिसको बोलते हैं ड्रैगो रूल। आपने नाम सुना भी होगा, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए, आई होप सो ये सब समझ में तो आ रहा होगा मैं क्या कुछ बता रहा हूँ। अभी हम वही बात कर रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन वाली। ठीक है, अब थोड़ा सा एक अलग रूल पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम बोलते हैं ड्रैगोस रूल। क्या बोलते हैं, ड्रैगोस रूल। ऑलराइट, तो अब हम बात करते हैं ड्रैगो रूल्स के बारे में। ऑलराइट, क्या होता है ड्रैगो रूल्स। देखो, ड्रैगो रूल्स को पढ़ने से पहले अपन एक कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करते हैं। कॉपर का कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, 20
सैलिसिलडियामिन कॉपर कॉम्प्लेक्स है, जो कि एक CSIR में क्वेश्चन भी इसके जो रिगार्डिंग डायरेक्ट पूछा गया था, राइट। कॉपर आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो आपका है 20 सैलिसिलडियामिन कॉपर सेकेंड कॉम्प्लेक्स। ये एक तरह का कोई कॉम्प्लेक्स है। इस कॉम्प्लेक्स के थ्रू आप ये रूल इजीली आपको समझ में आ जाएगा, राइट। मतलब एक तरह का क्वेश्चन था तो हो जाएगा, आपका कंप्लीट भी हो जाएगा। जरूरी नहीं कि इसी कॉम्प्लेक्स के साथ में आपको रूल समझ में आएगा। चलिए, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। आपको बेंजीन रिंग बनानी है कुछ इस तरह से, ठीक है। ये 2 बेंजीन रिंग है। यहाँ डाल देना आपका कॉपर +2 कॉम्प्लेक्स, यहाँ डाल देना नाइट्रोजन, ये लो वैलेंसी कंप्लीट। यहाँ डाल देना नाइट्रोजन, वैलेंसी कंप्लीट, ठीक है। यहाँ आपका आ जाएगा ऑक्सीजन और यहाँ आपका आ जाएगा ऑक्सीजन। अब जब मैं अगर इसके अंदर में अगर नंबर ऑफ लाइंस के बारे में बात करता हूँ, तो बताओ कितनी होगी नंबर ऑफ लाइंस। नंबर ऑफ लाइंस के बारे में बात करें तो यहाँ पे कितनी होगी नंबर ऑफ लाइंस। क्या करेंगे, 2ni+1 n1i1 फॉर द नाइट्रोजन, ठीक है। ये पहले ले लो कॉपर के लिए, फिर है 2n2i2+1 ये नाइट्रोजन के लिए, 2n3i3+1 ये किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। कितनी आएगी कॉपर के लिए, 2 मल्टीप्लाई एक कॉपर है, स्पिन 3/2 +1, 2 मल्टीप्लाई नाइट्रोजन 2 है, स्पिन 1+1, 2 मल्टीप्लाई हाइड्रोजन 2 है, स्पिन 1/2 +1, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 3 + 1 4 मल्टीप्लाई 4 + 1 5 और मल्टीप्लाई 3 मतलब 20 और 60 लाइन। कितनी आई, 60 लाइन। ये एक तरह की आपकी एक्सपेक्टेड लाइन थी। जो एक्सपेक्टेड लाइन जो है वो 60 है, लेकिन देखा गया एक्सपेरिमेंटली इसकी जो नंबर ऑफ लाइंस जो थी वो आपके 44 लाइंस देखी गई, 44 लाइंस देखी गई। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ भी है। एग्जैक्ट मेरे को ईयर याद नहीं आ रहा है, बट मेरे को जहाँ तक पता है ये क्वेश्चन पूछा गया एक बार कि 20 सैलिसिलडियामिन कॉपर सेकेंड कॉम्प्लेक्स दिया गया था, उसमें नंबर ऑफ लाइंस आपको पता करनी थी, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ड्रैगन रूल्स एक्चुअल में है क्या। देखो आप ये समझिए कि अगर मेरा हाइड्रोजन किसी मेटल से अटैच है, किसी ट्रांजिशन मेटल से अटैच है इन द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में, ठीक है, और ये मान लो कोई मैग्नेटिकली एक्टिव न्यूक्लियस है। ये क्या है, एक्टिव न्यूक्लियस है। और एक केस लेते हैं जिसमें ये आपका जो है कैसा होगा, इनएक्टिव होगा। तो मैं ये कहना ये चाहता हूँ कि अगर ये आपका कोई न्यूक्लियस है वो मैग्नेटिकली एक्टिव न्यूक्लियस है, ये एम का मतलब मेटल मत समझना, कोई भी हो सकता है यहाँ पे। वो अगर जो हाइड्रोजन जिससे अटैच है वो अगर मैग्नेटिकली एक्टिव न्यूक्लियस है तो हाइड्रोजन स्प्लिटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, वहाँ पे हाइड्रोजन का कोई रोल नहीं होगा। और अगर मान लो जो भी आपके हाइड्रोजन जिससे अटैच है वो अगर मैग्नेटिकली इनएक्टिव है तो आपका हाइड्रोजन वहाँ पे पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। और ये तो इनएक्टिव है तो ये तो नहीं करेगा, राइट। तो इस तरह से ये ड्रैगन रूल्स है, राइट। ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में, ट्रांजिशन मेटल में ये रूल हम यूज़ करते हैं। नॉर्मल जो आपके जो कंपाउंड होते हैं उसमें यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये आपका रूल था जो कि मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। आई होप सो यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा, यहाँ तक आपके किसी के कोई डाउट नहीं होंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे 1-2 एग्जाम्पल और लेते हैं, उसमें समझते हैं कि किस तरह से ये रूल जो है वहाँ पे अप्लाई होता है, ठीक है। एक कॉम्प्लेक्स के थ्रू अपन समझते हैं। आगे बढ़े, चलिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं,
ठीक है, कॉम्प्लेक्स लेते हैं, टाइटेनियम का कॉम्प्लेक्स है H2 का होल 6, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसका मतलब ये कैसा होगा, ये कैसा होगा, आपका ऑक्टाहेड्रल होगा, ठीक है। और डायनेमिक जॉन टेलर डिस्टोरेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, मतलब सारे बॉन्ड लेंथ जो है वो सारे इक्वल होंगे। इस तरह से देखो जरा, ठीक है। OH2, ठीक है। इस तरह से आपको ये स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। ये जो है एक तरह का क्या है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। अब हम बात करते हैं कि इसमें आपके नंबर ऑफ लाइंस जो है वो कितनी होगी, ठीक है। देखो चलो बात करते हैं नंबर ऑफ लाइंस के बारे में। नंबर ऑफ लाइंस वही फॉर्मूला 2n1i1 + 1। अब मुझे बताओ, टाइटेनियम तो एक्टिव न्यूक्लियस है, एक्टिव मेटल है, तो इसके लिए तो स्पिन 3/2 होती है, ये तो आपका इसकी वजह से स्पिन होगी, स्प्लिटिंग होगी मतलब। और फिर बताओ क्या ऑक्सीजन, अब आप यहाँ देखो H2 में क्या है, ये ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन एक ऐसे एटम से अटैच है जो कि इनएक्टिव है। अब चूंकि ऑक्सीजन इनएक्टिव है इसलिए हाइड्रोजन यहाँ पे स्प्लिटिंग में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन के अलावा कोई ऐसा एटम होता कि वो आपका एक्टिव है तो हाइड्रोजन पार्टिसिपेट नहीं करता। जैसे अगर मान लो नाइट्रोजन होता तो हाइड्रोजन पार्टिसिपेट नहीं करता, क्योंकि नाइट्रोजन खुद क्या है, एक्टिव है। क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो क्या है, ऑक्सीजन क्या है, इनएक्टिव है। ऑक्सीजन इनएक्टिव है इसलिए हाइड्रोजन जो है वो उसकी वजह से क्या होगी, स्प्लिटिंग में वो पार्टिसिपेट करेगा, स्प्लिटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे वो। बात आ गई समझ में। तो यहाँ पे दूसरा जो है वो किसके लिए हो जाएगा, हाइड्रोजन के लिए होगा, और यहाँ पे कोई दूसरा एक्टिव मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 2, टाइटेनियम 1 है, एक का होता है 3/2 स्पिन, +1 कर दो, 2 मल्टीप्लाई हाइड्रोजन कितने, तो और सारे क्या है, इक्विवेलेंट है, ठीक है। इसलिए एक साथ में काउंट करेंगे, 2 2 4 4 8 8 और ये कितने, 12 12, एक का होता है 1/2 +1, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कितना हो गया ये 3 + 1 4 हो गया, 4 का मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या आ जाएगा 13, मतलब 52 लाइन्स, 13 4 जा 52, मतलब यहाँ पे आपको 52 लाइन्स जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, राइट। इसी तरह से एक और हम एग्जांपल ले सकते हैं, एक और एग्जांपल ले सकते हैं जिसमें मैं आपको शो करूंगा कि हाइड्रोजन जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। एक हम कॉपर का एग्जांपल लेते हैं, आई होप सो ये सब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। अब की बार हम क्या करते हैं, कॉपर के साथ में अमोनिया को डाल देते हैं, ये लो, और कॉपर 2+, ठीक है। अब ये कॉम्प्लेक्स में आप सबको पता है 3D9 है, इसलिए ये आपका एक्टिव न्यूक्लियस है। इसमें बताओ, अब इसमें अगर आप देखोगे तो ये कॉपर है, इधर NH3, इधर NH3, इधर NH3 और इधर NH3, कुछ इस तरह से। ये जो आप नाइट्रोजन देख रहे हो वो कैसा है, वो आपका एक्टिव है। अब जब ये एक्टिव है तो हाइड्रोजन जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हाइड्रोजन जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, किसमें, स्प्लिटिंग में, किसमें, स्प्लिटिंग में, स्प्लिटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस क्या होगी, नंबर ऑफ लाइंस क्या हो जाएगी 2n1i1 + 1, ये किसके लिए है, कॉपर के लिए, और फिर दूसरा हो जाएगा 2n2i2 + 1 किसके लिए, नाइट्रोजन के लिए। तो 2 मल्टीप्लाई कॉपर 1 है, एक का 3/2 + 1, नाइट्रोजन कितने हैं, 4 हैं, एक का 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 3 + 1 4, मल्टीप्लाई 8 और ये क्या आ जाएगा 9, यहाँ पे भी आपको मिलेगी 36,
लाइंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, राइट। तो आई होप सो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़े। राइट, तो कुछ इस तरह से हम यहाँ पे, तो ये आपके सारे कॉम्प्लेक्सेस थे जिसमें हमने देखा कि अगर आपके पास में वन अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो वहां पे किस प्रकार से नंबर ऑफ लाइंस को आप कैलकुलेट करते हो, ड्रैगो रूल्स क्या होता है, ठीक है, किस तरह से ड्रैगो रूल्स को कॉम्प्लेक्सेस में देखा जाता है, राइट। तो ये सब चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, राइट। ऑलराइट, सो अभी नेक्स्ट जो है आपका है वो आपका है जब आपके इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स मोर देन 2 हो, तब जो है आपके किस प्रकार से नंबर ऑफ लाइंस या स्प्लिटिंग आपको देखने को मिलेगा। क्रैमर्स डिजनरेसी क्या होती है, तो वो जो है आई थिंक जब पढ़ाऊंगा तो बहुत वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी, इसलिए वो जो है उसके नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, मतलब जो 4th वीडियो होगा अपना ESI स्पेक्ट्रोस्कोपी का, उसमें हम बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।